जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि पहले हमने कहा कि इस हमारी ये वाली बुक है क्लास 11th की हिस्ट्री में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड में क्या क्या इतिहास में क्या क्या बड़ी बड़ी घटना जो हमें देखने को मिलती। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पता चला कि विश्व में पहली सभ्यता कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ पे उत्पन्न हुई, क्या क्या विशेषताएं थी। वैसे अभी इसका अगला टॉपिक जो वो हमारा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये साम्राज्य हमारा रोमन साम्राज्य से की बात की जा रही है यहाँ। तो ये रोमन साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। टॉपिक नंबर 1 का महाद्वीप। पहले टॉपिक में हम जानेंगे महाद्वीप किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रोमन साम्राज्य होगा। तो फिर तीसरा टॉपिक हमारा रोमन साम्राज्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। चौथा टॉपिक हमारा रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य। और पांचवा टॉपिक होगा हमारा रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? नॉर्मली पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो जो महाद्वीप समुद्र के बीच भूखंड है जिसमें कई सारे देश स्थित होते हैं। जैसे आप इस बुक में देख रहे हैं, जो हमारा ऊपरा ऊपरा पहाड़ जो दिख रहा है, तो नीला नीला पार्ट उसे हम ओशन कहते हैं, समुद्र कहते हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट भूभाग जहाँ हम रहते हैं उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। तो हमारे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड हमारे पूरे वर्ल्ड में पूरे 7 महाद्वीप मांगे हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशियाना। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रोमन साम्राज्य। दूर दूर तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नॉर्मली हमारा रोमन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो पहला हमारा रोमन इतिहास की प्रमुख जानकारी वो हमें मिलती कैसे है कि एक रोमन साम्राज्य था वो कैसा होगा। तो हमें उसकी जानकारी कैसे मिलती है? इतिहासकारों के पास स्रोतों के विशाल भंडार थे। 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो हमारे जो विभाजित 3 भाग तो होगा पाठ्य सामग्री कि इतिहास में कुछ बुक मिल गई हो, कुछ लिखा हुआ मिला हो, के बारे में पढ़ के लोगों को पता चलो कि हाँ एक साम्राज्य रहा। फिर अभिलेख या दस्तावेज, जैसे अभिलेख मतलब होते हैं ना कि कुछ कुछ पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ खुदा हुआ। फिर भौतिक अवशेष जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, महल, टूटे हुए महल, वो खंड जो हमें मिले हैं, तो हम कहते हैं वे हमारे हो गए। तो इन्हें कहते हैं भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री तो होती है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उस समय के व्यक्ति द्वारा लिखा गया उस काल के इतिहास से इस वर्ष इसे वर्तात मतलब एनएस कहा जाता था। ये प्रतिवर्ष लिखी जाती थी, मतलब प्रतिवर्ष लिखी जाती थी। ये हर साल लिखी जाने वाली एक वो थी पट्टी का पुस्तक। इसके अलावा पद प्रश्न व्याख्या और कानून आदि, तो कुछ कानून लिखा हुआ करते थे। कुछ वहाँ के मुख्य मुख्य हिस्से में कुछ मुख्य कालखंड लिखे होंगे। फिर है दस्तावेज। पेपाइसस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई एक पांडुलिपि प्राप्त हुई थी। एक पेड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपि हुआ करती थी। ठीक है ना, उसे हम पपाइरस कहा करते थे। पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, पांडुलिपि प्राप्त हुई है वहाँ पे। पापाइरस एक सरकंडा जैसे पौधे था जो मिस्र में नील नदी के पास उगा करता था। ठीक है, इसमें लेखन सामग्री तैयार हुआ करती थी, जिससे कहते हैं लिखने की सामग्री तैयार हुआ करती थी। जिससे पत्रों का, जैसे हमारे यहाँ का पेज होता है ना, पेज, ऐसे वहाँ पाइरस के पेड़ का यूज किया करते थे। हजारों की संख्या में संदिग्धता पत्र, लेखन, संपादन पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र हैं, लिखे हुए पाए गए हैं। अभिलेख 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 पत्रों की शिलालेख ऊपर खोदे जाते थे, इसलिए ये नष्ट नहीं हुए। जैसे होता है ना, जैसे हमारे पास अशोक के स्तंभ मिले हैं, अशोक के जो स्तंभ है हमारे पास, तो हमें क्या मिला है उस पर? हमें दिखा है ना, लिखा हुआ है, मिला हुआ है कि हाँ ये पेड़ पे ले। तो अभिलेख कैसे? तो पत्थरों पे लिख लेना, दीवारों पे लिखना खोद आके। ठीक है ना, इन्हें बहुत मात्रा में यूनानी और लैटिन भाषा में लिखा था। यूनानी और लैटिन भाषा में मिलता वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत समा यूनानी में लैटिन भाषा रही होगी। फिर है भौतिक अवशेष। इसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो खुदाई या संरक्षण के दौरान मिलती हैं, जैसे इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, अन्य प्रकार की संरचनाएं आदि। फिर रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं सदी की अवधि से अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। ठीक है ना,
जैसे आप जानते हैं इतिहास को दो भाग में, एक होता है कि एक समय वो है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का होता है, उसे हम बीसी कहते हैं। और एक जन्म हमारा वो होता है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद से शुरू हुआ है, जिसे हम एडी कहते हैं। तो ये जो हमारी ये रोमन साम्राज्य रहेगा वो सातवीं सातवीं शताब्दी तक पढ़ेंगे, उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। क्या दोनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहे, ठीक है ना। तो ईरानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य कहते थे आपस में लड़ते थे, ठीक है, आपस में लड़ा करते थे। ये ससीनियन राज्य भी कहा जाता था, ठीक है। दोनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, इन्हें फरात नदी अलग करती थी। आगे हम नक्शे में देखेंगे फरात नदी किसे थी। क्या जैसा फरात नदी, तो फरात नदी देखने को मिलती है हमें यहाँ। किस पर फरात नदी, जैसे हमारा ये आप हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा रोमन संपायर दिख रहा है हमें। जो जैसे यहाँ से कैसे ये ये हमारा उत्तर अफ्रीका दिख रहा है, ये हमारा क्या दिख रहा है, पश्चिम एशिया दिख रहा है, ठीक है ना। यूरोप में ये फैला हुआ था। तो यहाँ से ये दोनों क्या होती, एक ही प्रकार की एक समय में दो सभ्यता दो एम्पायर चलते थे, एक था ईरान का एम्पायर और एक था रोमन एम्पायर। तो ये दोनों आपस में लड़ा करते थे। ठीक है ना। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर सारे शताब्दी अवधि तक अधिकांश यूरोप, उत्तर अफ्रीका और मध्य यूरोप तक फैली थी। दोनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, इन्हें फरात नदी अलग करती थी। जैसे आज हमारा है ना कि केंद्रीय बॉर्डर हुआ करते, तो जो बॉर्डर वगैरह प्राकृतिक ही हुआ करते थे, तो जो फरात नदी थी वो इन दोनों को अलग करती थी आपस में मिलने से। फिर देखते हैं, हमने इसको दो काल में बांटा हुआ है, एक था प्रारंभिक काल और एक था हमारा प्रारंभिक राज्य और एक था पर्वतीय काल, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, सेनेटर देखने को मिलते हैं, अवरारोही मिलने को मिलते हैं, समृद्ध वर्ग मिलते हैं, निम्न वर्ग मिलते हैं, दास मिलते हैं। और जो हमारा पर्वतीय काल था उसमें हमें सम्राट मिलते हैं, अभिजात वर्ग मिलते हैं, मध्य वर्ग मिलता है, निम्नतर वर्ग मिलता है, दास वर्ग मिलता है। तो हम इस चीज को ऐसे समझिए कि जो पहले ना यहाँ गणराज्य चलता था। गणराज्य मतलब कि एक्रोसिटी चलती थी। एक्रोसिटी मतलब होता है कि एक्रोसिटी मतलब ऐसी ऐसा सिस्टम जहाँ सेनेटर सेनेटर हुआ करते थे। कुछ अमीर लोग, जो साम्राज्य कुछ अमीर लोग होंगे, ठीक है ना, वही लोग मिलकर क्या करते शासन करते थे। फिर यहाँ निम्न वर्ग हुआ करता था, फिर एक सिद्ध वर्ग हुआ था, एक निम्न वर्ग, दास वर्ग हुआ करता था, ठीक है। फिर हमारा एक वर्ग चलता है सम्राट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना औगस्त्य हुए, तो औगस्त्य ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करने के बाद क्या हुआ, सम्राट है, तो उसने सेनेटर वर्ग को कम करके एक सम्राट बन गए, ठीक ना। फिर अभिजात वर्ग शुरू हुआ, मध्य वर्ग आया और निम्न वर्ग दास वर्ग। दास वर्ग की कंडीशन समस्या थोड़ी खराब होती थी। आगे हम इसको पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम था। रोमन साम्राज्य का प्रारंभिक काल, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, रोमन साम्राज्य का प्रारंभिक काल। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य 30वीं सदी तक के भाग तक की संपूर्ण आबादी को पूर्ववर्तीय साम्राज्य कहा जाता है। कि 30वीं शताब्दी तक के भाग को, मतलब जो रोमन साम्राज्य, जो मतलब ईसा मसीह के जन्म होने के 30वीं शताब्दी, थर्ड शताब्दी, जैसे हमारा एडी और बीसी, जैसा आपको पता ही है, एडी और बीसी, ठीक है ना। तो एडी की 30वीं शताब्दी तक में देखने को मिलता है रोमन प्रति समय। 30वीं शताब्दी के बाद ही अवधि के पर्वतीय रोमन साम्राज्य कहा जाता है आरंभिक काल। और आरंभिक काल से ऐसे आरंभिक काल भी आता है, पूर्ववर्ती चरण काल। रोमन साम्राज्य में गणराज्य ऐसे शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेटर के हाथों में हुआ करती। सेनेटर सेनेटर एक धनवान परिवारों का बोलबाला था, जो कि अभिजात वह कहलाता था, ठीक है ना। और गणराज्य तो आज 500 509 ईसा पूर्व से 27वीं ईसा पूर्व तक चला। मतलब कहते हैं ना कि ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म होने से पहले 507
509 से लेके 27वीं तक क्या चला, गणराज्य चला, सेनेटर का युग चला। सेनेटर क्या हुआ करते थे, सेनेटर एक अमीर आदमियों का ग्रुप हुआ करता था, कुछ चार अमीर लोग ही हुआ करते थे, कुछ अमीर लोग हुआ करते जो क्या करते थे, आपस में मिलकर शासन क्या करते थे। कि कुछ अमीर लोगों मिलकर अलीट लोग जो हो गए उस समाज के अंदर, वे लोग क्या करते आपस में मिलकर शासन क्या करते थे। पर गेम कब पलटी, 27 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दस्तक पुत्र, जूलियस जूलियस सीजर के दस्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा। तो जो सुजी सीजर के जो दस्तक पुस्त थे, उनका नाम क्या था, उत्तराधिकारी ऑस्ट्रेवियर ने उसका तख्ता पलट कर दिया। तो उसका पहला नाम क्या था, ऑस्ट्रेवियर। ठीक है ना, सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन गया। ऑगस्टे नाम से पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम क्या था, ऑस्ट्रेवियर, ऑस्ट्रेवियर। ठीक है ना, आगे चल के जब तख्ता पलट हुआ तो इसने अपना नाम चेंज करके ऑगस्टस रख लिया, ऑगस्टस। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे पहले के हमारे जी क्या करते थे, वे अपने से सम्राट बनते थे, अपने नाम चेंज कर लिया करते थे। ऐसे इसने अपना नाम चेंज कर लिया और ये सम्राट बन गया। और सीनेट के सदस्य हमेशा ही रहते थे, और सीनेट के सदस्य हमेशा रहा करते थे। जो एक बार सीनेट का सदस्य बन गया वो हमेशा जीवन भर के लिए क्या रहेगा, सीनेट का सदस्य ही रहेगा। ठीक है ना। फिर एक प्रिंसेस स्टेट नाम से जाना जाने लगा, फिर इसे क्या कहते हैं, प्रिंसेस स्टेट बना दिया गया इसको। उसने अपने आप को राजा नहीं कहा, जैसे कहते हैं राजा, उसने उसको राजा का नाम रख दिया, प्रिंसिपेट नाम से जाना गया। इता इतावली मूल के जमींदार को शामिल कर लिया गया, तो जिसमें धीरे धीरे जमींदार शामिल हो गए। फिर उन्हें कहा सेना, सेना सबसे इंपॉर्टेंट थी। आज भी हमें इस गेम के समय में हमारे तीन बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक था सम्राट, एक था सेनेटर और एक थी सेना। ठीक है ना। जैसे सम्राट को हम जान चुके हैं, सेनेटर को हम जान चुके हैं, कुछ अमीर वर्गों का लोग व्यक्ति समूह हुआ करता था जो मिलकर शासन करते थे। फिर एक थी सेना, उस टाइम की सेना 6 लाख सेना थी, जिन्हें वेतन दिया जाता था। ये 25 साल तक अपनी ये क्या करते थे, 25 साल तक अपनी क्या कर सकते थे, काम करते थे सेना में। सेना समाज में काफी महत्वपूर्ण थी और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन क्या करती थी। वे व्यावसायिक सेना थी, पैसे भी हम कह सकते थे। सेना और सेनेट के संबंध खराब थे, कभी कभी क्या होता है, सेना और सेनेट आपस में भिड़ जाया करते थे, लड़ जाया करते थे। सेना की वजह से टैक्स ज्यादा बढ़ गया, सम्राट सटे का वापसी शोध हुआ करता था, और जो सम्राट था वो मेन पावर हुआ करती थी, जो उत्तराधिकारी हुआ करता था। अभिजात अभिजातवर्ग सेनेटर, अभिजातवर्ग धनवार परिवार का एक समूह था। और सेना वैवाहिक वेतन विभागी सबसे बड़ा एकल संगठन। सेना जो थी वहां का सबसे बड़ा क्या था, संगठन था। 6 लाख, उस समय के टाइम में 6 लाख का एक समूह बहुत बड़ा होता है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप मध्य मध्य भूसागर से अलग करता था। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर भूमध्य सागर अलग करता था। भूमध्य सागर उन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय था। नॉर्मली कहते हैं ना कि जैसे आज हमारा भारत है, भारत का हृदय क्या है, जैसे भारत का हृदय होता है दिल्ली को हम हृदय कहते हैं कि यहाँ नॉर्मली बड़े बड़े व्यवसाय, ऐसे ही रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा गया, भूमध्य सागर को। क्योंकि भूमध्य सागर को कहना चाहिए था कि उस टाइम में सबसे ज्यादा व्यापार करने के लिए, यातायात के लिए, जिस हिसाब से लोग अपना व्यापार सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, वो सागर के रूप में बहुत हुआ था। तो जैसे भूमध्य सागर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट था रोमन साम्राज्य के लिए। साम्राज्य में अनेक भाषा बोली जाती थी, साम्राज्य में अनेक भाषा बोली जाती थी, प्रशासन कार्य भी होते थे। लैटिन और यूनानी भाषा मेन थी। ठीक है, तो हम आज की टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, इसका अगला पार्ट हमारी अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए चिंतन अकेडमी के साथ। जय हिंद।